हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेईई। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लिमिट्स के एडवांस लेवल के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। उसी सीक्वेंस के अंदर आज अगेन हमारे पास 2024 का एक और प्रॉब्लम है। उसमें क्या बोल रखा है, लेट एफ एक्स बी अ कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 to infinity सच दैट एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2 एंड लिमिट टी टेंड्स टू एक्स टी टू द पावर 10 एफ एक्स माइनस एक्स टू द पावर 10 एफ टी होल अपॉन टी टू द पावर 9 माइनस एक्स टू द पावर 9। इस पूरी लिमिट की वैल्यू इन्होंने गिवन कर रखी है इक्वल टू 1 फॉर ईच एक्स ग्रेटर देन 0, देन फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 एफ एक्स इज इक्वल टू। देखा जाए तो ये जो प्रॉब्लम है इन्होंने डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाकर दे दी है। एनसीईआरटी के मिसलेनियस लेवल के अंदर इस टाइप की प्रॉब्लम हमें मिल सकती है। बस इन्होंने करा क्या है कि कैलकुलस के 3-4 चैप्टर्स को मिलाकर आपस में मिलाकर इन्होंने इस प्रॉब्लम को तैयार किया है। तो हम देखते हैं इसको क्या करते हैं। सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को ले लेते हैं और देखते हैं कि ये इन्होंने क्या बोल रखा है, लिमिट टी टेंड्स टू एक्स टी टू द पावर 10 इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स टू द पावर 10 इंटू एफ ऑफ टी होल अपॉन टी टू द पावर 9 माइनस एक्स टू द पावर 9। अभी के लिए हम इसके इक्वल टू पार्ट मतलब आरएचएस पार्ट को नहीं लिख रहे हैं, जो कि कितना आ रहा है इक्वल टू 1। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि जब हम लिमिट को अप्लाई कर रहे हैं, एक्चुअल में तो हमें वेरिएबल फंक्शन कौन सा दे रखा है, एफ ऑफ एक्स, लेकिन जब हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो हम t टेंड्स टू x लिख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यहां इस पर्टिकुलर लिमिट की प्रॉब्लम के अंदर जो वेरिएबल पार्ट है वो कौन सा है, t है। अगर t वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो x एंड एफ एक्स यहां पर हमारे लिए क्या हो जाएंगे, हमारे लिए हो जाएंगे वो एक कांस्टेंट की तरह। और जैसे ही ये बात आपकी समझ में आ जाती है, आप तुरंत इसके अंदर थोड़ा और सोचने की कोशिश करेंगे कि अगर हम डायरेक्टली लिमिट अगर इसमें पुट कर देते हैं तो न्यूमरेटर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही होगी। ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास x टू द पावर 10 इंटू एफ एक्स माइनस एक्स टू द पावर 10 इंटू एफ ऑफ एक्स। तो ऊपर वाला जो पोर्शन आ रहा है न्यूमरेटर का वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 0। और अगर हम नीचे भी ध्यान से देखें, जब हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, x टू द पावर 9 माइनस एक्स टू द पावर 9। तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसकी भी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 0। तो हमारे पास ये जो फॉर्म बन रही है 0 अपॉन 0 टाइप की बन रही है। और जब भी कभी हमारे पास लिमिट के अंदर कुछ इस टाइप से एक्सप्रेशन दिया होता है कि x टेंड्स टू 0, और एक्सप्रेशन के अंदर या x टेंड्स टू a भी दिया जा सकता है, और यहां पर जो हमारे पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म बन रही होती है 0 अपॉन 0 की बन रही होती है, तो हम उसके अंदर एक बहुत फेमस रूल एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल हमारे बोर्ड लेवल पर एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन क्योंकि एडवांस लेवल पर और मेंस लेवल पर जेईई के अंदर या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस की जो क्वालिटी रहती है वो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन से काफ़ी अच्छी रहती है, और उनको थोड़ा ज़्यादा ईजिली हमें सॉल्व करना पड़ता है और थोड़ा क्विकली भी सॉल्व करना पड़ता है। तो उसके लिए एल हॉस्पिटल रूल बना रखा है, जो कि जेईई के लिए और एडवांस लेवल के लिए, मेंस लेवल के लिए एप्लीकेबल होता है। तो अगर इस 0 अपॉन 0 फॉर्म के अंदर हम एल हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप का सा हो जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू x। यहां पर जब हमने एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो हम वेरिएबल किसको मानकर चल रहे हैं, t को, क्योंकि हमें दे रखा है कि जो लिमिट लग रही है वो क्या लग रही है, t टेंड्स टू x। तो यहां पर जब t को वेरिएबल मानकर जब हमने इसको डिफरेंशिएट करा न्यूमरेटर को, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ t टू द पावर 9 इंटू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एक्स तो यहां पर एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है क्योंकि t हमारे पास वेरिएबल है, और इसी तरीके से x टू द पावर 10 भी हमारे लिए एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, एफ टी का, तो वो कितना हो जाएगा, एफ डैश टी। इसी तरीके से हम नीचे वाले का भी डिफरेंशिएशन कर देंगे एक बार। एल हॉस्पिटल रूल का ये तरीका होता है कि जब हमारे पास लिमिट के अंदर 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही होती है तो हम एक बार तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर देते हैं और एक ही बार हम डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगर मान लीजिए उसके बाद भी 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही होती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही होती है, तो हम अगेन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, न्यूमरेटर में एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे और उसी तरीके से हम डिनोमिनेटर के अंदर भी एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे।
तो देखते हैं यहां पर जब हमने डिनोमिनेटर के अंदर डिफरेंशिएशन करा तो हमारे पास कितना आ रहा है। ये t को जब हमने डिफरेंशिएट करा तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ t टू द पावर 8, और क्योंकि x टू द पावर 9 तो यहां पर एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा था तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 0। तो बचने वाली टर्म कितनी हो जाएगी, केवल इतनी। अब हम देख पा रहे हैं कि यहां पर हम इस लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने यहां पर इस लिमिट को अप्लाई करा तो ये 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है, बस हमने इसका ध्यान रखा और हमने ये लिमिट इसमें अप्लाई कर दी। तो हमारे पास बनने वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ x टू द पावर 9 इंटू f ऑफ x माइनस x टू द पावर 10 इंटू f डैश x होल अपॉन, ये कितना आ रहा है 9 टाइम्स ऑफ x टू द पावर 8, और क्योंकि इस पूरे के पूरे की वैल्यू हमें कितनी बता रखी थी पहले ही 1, तो ये हो जाएगी इक्वल्स टू 1। इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन 10 टाइम्स ऑफ x टू द पावर 9 f ऑफ x माइनस x टू द पावर 10 इंटू f डैश x इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ x टू द पावर 8। अब हम देख पा रहे हैं ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप से बन रही है, जहां पर इस f डैश x को हम dy बाय dx बुला सकते हैं और इस f ऑफ x को हम यहां पर अभी के लिए y बुला सकते हैं। इससे हमारा जो प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो हमने क्या करा, एक्सप्रेशन को जब इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगी 10 टाइम्स ऑफ x टू द पावर 9 इंटू y माइनस x टू द पावर 10 इंटू dy बाय dx इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ x टू द पावर 8। अब हमें बस करना क्या है कि हमें इस एक्सप्रेशन को थोड़ा ढंग से लिखना है। कैसे, अगर हमें याद आए डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास काफी सारी टाइप की हुआ करती थी, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ करती थी, सबसे पहली स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या हुआ करती थी, dy बाय dx प्लस p टाइम्स ऑफ x इंटू वाई इक्वल्स टू q ऑफ x। मतलब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस टाइप की दे रखी है कि dy बाय dx प्लस p इज अ फंक्शन ऑफ x और उसमें मल्टीप्लाई कर रखा है y का, दैट इज कमिंग इक्वल्स टू q टाइम्स, मतलब ये जो q है q इज अ फंक्शन ऑफ x, तब हम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो हमने क्या करा, अपने पास ये जो इक्वेशन आई है उसको इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। तो हम देखते हैं हम इस पर्टिकुलर टाइप को कहाँ लेके चले जाते हैं, या फिर हम क्या करते हैं इस पूरी इक्वेशन के अंदर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी x टू द पावर 10 इंटू dy बाय dx माइनस 10 टाइम्स ऑफ x टू द पावर 9 इंटू y इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ 9 इंटू x टू द पावर 8। और क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें ये dy बाय dx ही रखना होगा तो हम x टू द पावर 10 से भी डिवाइड कर देते हैं। तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन के कुछ ऐसी सी आएगी, dy बाय dx माइनस 10 अपॉन x y इक्वल्स टू माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखें ये हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आ रही है। अब इस इक्वेशन को हमने अभी के लिए लेट से बोल दिया है इक्वेशन नंबर 1। अब जब हमारे पास इस टाइप की स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ करती है तो ऐसे में हम इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इसका सॉल्यूशन बताते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q विच इज अ फंक्शन ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इस पूरे के पूरे को हम इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और इसके बाद हमारे पास एक कांस्टेंट c भी जनरेट होके आता है। तो यहां पर इस इक्वेशन के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म से जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकाल रहे होते हैं तो वो हो जाता है हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर, ये e जो है ये हमारे पास एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, यहां इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जो p ऑफ फंक्शन ऑफ x हो रहा है इसको हम लेते हैं e टू द पावर में और ये इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं हम इसका
विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारे पास हो जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जब हम इसको निकालते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई हम y में कर देते हैं और उसी तरीके से हम इक्वल टू करके इंटीग्रेशन ऑफ q विच इज अ फंक्शन ऑफ x, उसमें भी इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई करके इस पर्टिकुलर पोर्शन को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि जब हमारे पास इस टाइप का पार्ट आ गया है, जब हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन आ गई है, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस पर्टिकुलर इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंगली जब निकालते हैं तो वो हो जाती है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 10/x dx, और हम यहां पर देख पा रहे हैं कि -10 तो कांस्टेंट और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो ये हमारे पास हो जाएगा e टू द पावर -10 log x, और यहां पर हम देख पाएंगे कि जो -10 है उसको हम x की पावर में भेज सकते हैं, जिसको कि हम अगेन बोल सकते हैं e टू द पावर log ऑफ x टू द पावर -10, और क्योंकि यहां पर ये जो हमने इंटीग्रेशन करके log लेकर आए हैं, यहां पर इसका बेस हो जाएगा e, और क्योंकि हम log की प्रॉपर्टी से यहां पर बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास हो जाएगा 1/x टू द पावर 10। वो क्यों? क्योंकि ये जो x टू द पावर -10 है वो e की जगह आ जाएगा और e जो है इस x की जगह चला जाएगा, तो x टू द पावर -10 इस e की जगह पर आ जाएगा। तो एक्चुअल में हमारे पास कितना बन रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x टू द पावर 10। अब हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करके अपनी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस टाइप की सी आ जाएगी, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि कितना है हमारे पास x टू द पावर 10 1 के अपॉन में इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ qx हमारे पास अभी के लिए कितना बन रहा है -9/x², और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास कितना हो रहा था 1/x टू द पावर 10, और इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम ध्यान से देख पाएंगे कि ये कितना है x टू द पावर 2 एंड x टू द पावर 10, ये दोनों मिलके x टू द पावर 12 हो जाएंगे, और जब हम इनको ऊपर लेके जाएंगे तो x टू द पावर -12 हो जाएंगे, और इंटीग्रेशन के अंदर जब हम फॉर्मूला लगाते हैं x टू द पावर n dx का, ये हो जाता है हमारे पास x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 dx, n+1 प्लस c। तो हम देख पाएंगे कि यहां पर जब हमने इसको इंटीग्रेट करा, ये हो जाएगा हमारे पास -9 इंटू इंटीग्रेट जब x टू द पावर -12 को करेंगे तो +1 करने पर यहां पर हमारे पास हो जाएगा x टू द पावर -11, एंड होल अपॉन में भी हमारे पास कितना आ जाएगा -11 प्लस c। इसको और थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो हमने क्या करा, अभी के लिए यहां पर ही इसको 1/x टू द पावर 10 लिख दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, और इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके जब हमने लिखा, ये हो जाएगा y/x टू द पावर 10 इक्वल्स टू, ये माइनस से माइनस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको बोल सकते हैं आप 9/11, और होल अपॉन में हमारे पास आ जाएगा x टू द पावर 11 प्लस c। यहां पर हमें एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है, और वो क्या है, f(1) इक्वल्स टू 2। अब जब f(1) इक्वल्स टू 2 हमें बता रखा है, तो जब हम x की वैल्यू 1 रख देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ रही है 2। तो हमने x की वैल्यू 1 पुट करी और y की वैल्यू 2 पुट करी, तो हमारे पास ये हो जाएगा 2/1 इक्वल्स टू 9/11 प्लस c। तो यहां से c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ध्यान से देखेंगे, ये 9/11 यहां पर जाएगा तो -9/11, ये 22 हो जाएगा, 22 में से जब 9 उड़ जाएगा हमारे पास तो ये कितना हो जाएगा 13। तो c की वैल्यू आ रही है हमारे पास 13/11। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ बनती हुई आ रही है, y/x टू द पावर 10 इक्वल्स टू 9/11 x टू द पावर 11 प्लस 13/11।
अब क्योंकि हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ रहा है और हमें वैल्यू निकालनी है यहां पर fx की, तो ऑब्वियसली हमें वैल्यू निकालनी है y की, तो हम सिंपल से लास्ट में क्या कर सकते हैं, इस x टू द पावर 10 को जो कि y के डिनोमिनेटर में है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास y की वैल्यू मतलब fx की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान से देखेंगे x टू द पावर 10 की जब आपने मल्टीप्लाई करी यहां पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/11 टाइम्स x अपॉन में x हो जाएगा ये, प्लस 13 टाइम्स ऑफ x टू द पावर 10 अपॉन 11, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब हम इस पर्टिकुलर आंसर को अपने गिवन ऑप्शंस में जब देखेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन आ रहा है 9/11x प्लस 13/11 x टू द पावर 10, तो यहां से ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।